अध्याय 776। एक संकरी सड़क पर दुश्मन दो। उसमें भाई नान को बहकाने की हिम्मत है और वह शर्मिंदा नहीं है। तो मुझे चेहरा क्यों खोना चाहिए? चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान को घूर कर देखा। काश वह उसे चाकू मारकर मार डालती। शेन मियामियान असहाय था। मिस चेंग, इस मामले के संबंध में मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं करना है। यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें एक और समय निर्धारित करना होगा। अभी मुझे कुछ करना है। मुझे पहले इस बुजुर्ग सज्जन को घर ले जाना होगा। ये सुनकर चेंग जिनिंग और भी अधिक क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, बस कुछ पुराने कूट। उसका समय मेरे समय से अधिक कीमती क्यों होना चाहिए? उसे पहले घर क्यों भेजा जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बुजुर्ग उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी उपस्थिति में चेंग जिनिंग आमतौर पर अच्छा व्यवहार करती थी और मीठी बातें करती थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे बड़े होते देखा था और जानता था कि वह किस तरह की व्यक्ति थी। अतीत में उसने केवल यही सोचा था कि चेंग जिनिंग अत्यधिक बिगड़ैल थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसके खराब होने का ये कोई साधारण मामला नहीं था। शेन मियामियान की आवाज ठंडी हो गई। आपका समय अधिक मूल्यवान लग सकता है। मेरे लिए बुजुर्ग सज्जन का समय अधिक कीमती है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं बुजुर्ग को घर नहीं भेज देता। यदि आप बात नहीं करना चाहते हैं तो इसे भूल जाइए। शेन मियामियान, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है? चेंग जिनिंग इतनी गुस्से में थी कि वह गुस्से से लगभग उछल पड़ी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सभी ने उसे लाड़ प्यार दिया। किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। मैं तुमसे इस तरह बात क्यों नहीं कर सकता? शेन मियामियान का लहजा और रवैया दोनों बहुत अधिक मुखर हो गए। भले ही मैं ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कमतर हूँ। हमारा देश कुलीन और नीच जातियों के बीच अंतर नहीं करता है। इसलिए मिस चेंग, हम बराबर हैं। भले ही आप ऐसा न मानें, लेकिन ये सच्चाई है। उसने हमेशा चेंग जिनिंग को समायोजित किया था, इसलिए नहीं कि वह चेंग जिनिंग से डरती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि चेंग जिनिंग उसके भाई का पहला प्यार था। यही कारण है कि वह इतनी विचारशील थी। अब जब वह जानती थी कि वह नहीं थी, तो उसे शामिल करने का कोई कारण नहीं था। चेंग जिनिंग इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिले। जवाब में चेंग जिनिंग को अवाक देखकर चेंग फियांग ने कहा, शेन मियामियान, मेरी चचेरी बहन मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। क्या आप जानते भी हैं कि इसका क्या मतलब है? क्या आप में मेरी चचेरी बहन से अपनी तुलना करने की हिम्मत है? उद्धरण चिन्ह। यह मियामिया और तुम्हारे चचेरे भाई के बीच है। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम इसमें क्यों हिचकिचा रहे हो? यांग शियाओक्सी ने पीछे हटते हुए चेंग फियांग का मुंह उन शब्दों से बंद कर दिया जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किए थे। वापसी से चेंग फियांग अवाक रह गए। मिस चेंग, अगर आप बात करना चाहती हैं तो आज रात 5 बजे रेंडेज़व्स यू एंड आई कैफ़े में मिलूंगी। यदि नहीं तो इसे भूल जाइए। उन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए शेन मियामियान बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चला गया। मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। शेन मियामियान मुझसे इस तरह बात क्यों करता है? चेंग जिनिंग लगभग गुस्से से रो रही थी। शेन मियामियान के पीछे हटने की ओर इशारा कर रही थी और गुस्से में फूट रही थी। अंत में उसने अपना आक्रोश चेंग फियांग की ओर कर दिया। तुम क्या कर रहे थे? शेन मियामियान अभी बहुत असभ्य था, और तुमने उसे जाते हुए देखा। वास्तव में तुम किसके चचेरे भाई हो?
उद्धरण चिन्ह। चचेरा भाई, मैं क्या कर सकता था? मैं उसे मार नहीं सकता था, है ना? आप जानते हैं कि मैं महिलाओं को नहीं मारता। चेंग फियांग को अन्याय महसूस हुआ। वह पहले ही एक बार अपने चचेरे भाई की खातिर शेन मियामियान से संपर्क कर चुका था और उसका अंत शर्मनाक हुआ। तो अब उसे दोष क्यों दिया जाए? तुम्हें उसे मारने के लिए कौन कह रहा है? उद्धरण चिन्ह। तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग और भी क्रोधित हो गई। अध्याय 777। बोलने के लिए भी क्रोधित हो गई। संकरी सड़क पर दुश्मन 3। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और ये देखकर कि चेंग जिनिंग अब उतनी नाराज नहीं थी, चेंग फैयांग ने आखिरकार पूछा, अब हम क्या करें? क्या हमें उससे कैफे में मिलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बेशक हमें ऐसा करना चाहिए, चेंग जिनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अगर हम नहीं जाएंगे तो वह सोचेगी कि मैं उससे डर गया हूँ। स्पष्ट होने के लिए, मैं केवल आपके साथ जा रहा हूँ। मैं आपके मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। चेंग फियांग ने शुरू से ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उस दिन शेन मियामियान के साथ झगड़े के बाद उसे एक एहसास हुआ था। शेन मियामियान सही थे। हे नान की अपने चचेरे भाई से सगाई नहीं हुई थी। वे डेटिंग नहीं कर रहे थे और हे नान को भी अपना चचेरा भाई पसंद नहीं था। हर कोई यह जानता था। उसके इस पर जोर देने का क्या मतलब था? किसने आपसे मदद मांगी? चेंग जिनिंग ने उसे चिढ़कर देखा। मैं धूर्त नहीं हूँ और मैं वहाँ लड़ने नहीं जा रहा हूँ। यह अच्छा है। चेंग फियांग ने राहत की सांस ली। चचेरे भाई, वास्तव में यदि आप मुझसे पूछते हैं तो शेन मियामियान के साथ बहस करने के बजाय हे नान का दिल जीतने की कोशिश करना बेहतर होगा। यदि हे नान का दिल आपके साथ नहीं है, भले ही शेन मियामियान चला जाए, तब भी ली मियामियान, झाओ मियामियान होंगे हे नान जैसे कैच के साथ। निश्चित रूप से उसके आसपास कई महिलाएं हैं। आपको हे नान के दिल पर कब्जा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी के रूप में चेंग फियांग निश्चित रूप से हे नान को समझ सकता था। यदि उसका परिवार उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो उसे पसंद नहीं है, भले ही उसका परिवार खुश हो, तो यह व्यर्थ होगा। चेंग जिनिंग ने कहा, ये शेन मियामियान है जिसने भाई नान को बहकाया। जब से हम छोटे थे तब से मैं भाई नान के साथ बड़ा हुआ हूँ। कोई अन्य महिला उनके साथ कभी नहीं दिखी। यदि शेन मियामियान नहीं होता तो भाई नान निश्चित रूप से मुझसे शादी कर लेते, भले ही वह पहले मुझे पसंद नहीं करते थे। शादी के बाद वह धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगे। अब वह मुझे पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने मुझे समझने के लिए समय नहीं निकाला है। चेंग फैयांग। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अब नहीं जानता था कि अपने चचेरे भाई को कैसे मनाए। शादी के बाद उसकी तरह कैसी कल्पना है। सच कहूँ तो अगर चेंग जिनिंग उसकी चचेरी बहन नहीं होती तो वह उससे परेशान भी नहीं होना चाहता। सुंदर होने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। बुरे स्वभाव वाली, नाटकीय, कुछ भी करने में असमर्थ, वह केवल रोना और शिकायत करना जानती थी। इस दौरान शेन मियामियान, यांग शियाओक्सी और पुराने मास्टर के साथ आगे बढ़े। ये देखकर कि चेंग जिनिंग उनके पीछे नहीं आए, सभी ने राहत की सांस ली। शेन मियामियान और एल्डर हे दोनों को परेशानी और झगड़े पसंद नहीं थे, इसलिए नहीं कि वे डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये परेशान करने वाले लगते थे। कुछ दूर चलने के बाद एल्डर हे ने उदासीनता से पूछा, मियां, क्या तुम सच में बाद में उस युवती से मिलने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। मिस चेन को पहले से ही पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा तो वह निश्चित रूप से मुझे ढूंढती हुई आएगी।
भविष्य की परेशानी से बचने के लिए चीजों को एक बार में स्पष्ट करना बेहतर है, शेन मियामियान ने उत्तर दिया। वह देख सकती थी कि चेंग जिनिंग वास्तव में हे नान को पसंद करती थी, लेकिन जब भावनात्मक मामलों की बात आती है तो कोई रियायत नहीं हो सकती थी। वह भी असहाय थी, लेकिन बचना कोई समाधान नहीं था। मैंने देखा कि वह युवा महिला काफी उग्र दिख रही थी। यदि आप वहां जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, एल्डर हे ने कहा। उसके जाने का समर्थन नहीं कर रहे थे। फिर भी अपने दिल में वह शेन मियामियान के दृष्टिकोण से काफी प्रसन्न थे। इस बच्ची का स्वभाव काफी हद तक उसके जैसा ही था। शेन मियामियान ने आश्वस्त होकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करें दादाजी, मिस चेंग उग्र हो सकती हैं, लेकिन अधिक से अधिक शब्दों का युद्ध होगा। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित परिवार की एक अच्छी तरह से शिक्षित युवा महिला है। वह बहुत दूर नहीं जाएगी। बिल्कुल दादाजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह शारीरिक संबंध बनाने की हिम्मत करती है तो मैं मियामियान की उंगली उठाए बिना उसकी देखभाल कर सकती हूँ, यांग शियाओक्सी ने अपनी मुठियाँ लहराते हुए कहा। बुजुर्ग वह 2 बार दिल से हंसे, फिर गपशप की। उस युवा महिला ने जो कहा उससे लगता है कि वह आपके प्रेमी को पसंद करती है। मियां, जब आप बाद में वहां जाएं, तो केवल इसलिए हार न मानें क्योंकि वह कुछ शब्द कहती है और अपने प्रेमी को उसे सौंप दें। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 778 बातचीत 1। मैं नहीं कर सकता, शेन मियामियान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। दादाजी, मैं इतना उदार नहीं हूँ। इसके अलावा दिल के मामलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे अपनी इच्छा से दिया जा सके। ऐसा करना उसके लिए अपमानजनक होगा। जितने वर्षों में मैं आसपास नहीं था, वह कभी भी मिस चेंग के प्यार में नहीं पड़ा। इसलिए ऐसा नहीं है कि वह मिस चेंग को सिर्फ इसलिए पसंद करने के लिए बाध्य है क्योंकि मैं तस्वीर से बाहर हूँ। शेन मियामियान अनावश्यक रूप से दोष लेने वाला व्यक्ति नहीं था। बड़े भाई को चेंग जिनिंग पसंद नहीं थी और उसने कभी उसे डेट नहीं किया था, इसलिए उसे ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता जिसने चेंग जिनिंग का प्यार चुराया था। आपकी सोच बहुत स्पष्ट है और इसे देखने का यही सही तरीका है, ओल्ड मास्टर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, आप हमें यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको किसी से मिलना है। वापस जाएं और अपनी नियुक्ति के लिए एक सुंदर पोशाक पहनें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने विशेष रूप से उसे एक नई पोशाक पहनने के लिए याद दिलाया। शेन मियामियान उसकी बातों से चकित हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी उम्रदराज था, लेकिन उसके विचार बहुत आधुनिक थे। हालांकि किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी से मिलते समय किसी को वास्तव में अधिक सुंदर कपड़े पहनने की जरूरत होती है। ये सोचकर शेन मियामियान पहले यांग शियाओक्सी को घर वापस ले गए। चूंकि अभी भी काफी समय था, उसने बाहर जाने से पहले थोड़ा तैयार होने की योजना बनाई ताकि देर न हो जाए। उन दोनों को दूर जाते हुए देखकर बूढ़ा जू पास की एक गली से निकला, जो रास्ते से परिचित था, और जब वे एक साथ घर वापस जा रहे थे तो उसने बूढ़े मास्टर हे की चीजों के साथ मदद की। एक बार घर आने पर बूढ़े मास्टर ने तुरंत हे नान को बुलाया। मैंने सुना है कि चेंग परिवार की लड़की ने उस युवा महिला से मिलने की व्यवस्था की है जिसे आप मीट यू एंड मी कैफे में प्रायोजित कर रहे हैं। आपको इस मामले को संभालना चाहिए ताकि वे परेशानी न पैदा करें और हे और चेंग परिवारों के बीच सद्भाव को नुकसान न पहुंचाएं। समझा। हे नान ने फोन काटते ही भौहें चढ़ा लीं, अपना कोट उठाया और सीधे अपने कार्यालय से बाहर चला गया। ओल्ड मास्टर, मिस चेन के साथ कैसे उलझ पड़ी? अभी उस कॉल से आपका क्या मतलब था? ओल्ड जू,
ओल्ड मास्टर हे के इरादों को लेकर थोड़ा भ्रमित था। प्रत्येक रविवार को बूढ़ा व्यक्ति अथक रूप से शेन मियामियान से मिलने जाता था, जो उसके बाद के जीवन का आनंद बन गया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले बात की थी, वह शेन मियामियान के समर्थक नहीं लग रहे थे। बूढ़ा मास्टर वह मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, आप समझ नहीं रहे हैं क्या आप? अगर मैंने कुछ अलग कहा होता तो जियानान को संदेह हो जाता। वह लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है। जब मैं छोटा था, हमेशा बेहद सुरक्षात्मक रहता था। उसके आने के बाद वह मियामियान को नुकसान नहीं होने देगा। बूढ़े जू ने तब सिर हिलाया जैसे कि उसे अभी अभी कोई अनुभूति हुई हो। इस बीच शेन मियामियान को कैफे में आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे, लेकिन चेंग जिनिंग अभी भी नहीं आई थी। यांग जियाओक्सी अधीर हो रही थी। मियामियान, वह निश्चित रूप से आने की योजना नहीं बना रही है। चलो चलें, उसे समय का कोई अंदाजा नहीं है, और अगर वह आती भी है तो हम उससे बात नहीं करेंगे। चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करें, शेन मियामियान ने कहा। उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। यदि वह गलत नहीं थी तो ये युवती निश्चित रूप से उसे कहीं से देख रही थी। चेंग जिनिंग को जानते हुए, भले ही वह आ गई हो, वह जानबूझकर थोड़ी देर के लिए छिप जाएगी, जिससे उसे अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कैफे के प्रवेश द्वार पर चेंग फियांग ने चेंग जिनिंग को हैरान होकर देखा। चचेरी बहन, वह पहले ही आ चुकी है। हम अंदर क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। वे शेन मियामियान से पहले ही आ गए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसका चचेरा भाई अंदर क्यों नहीं गया और इसके बजाय शेन मियामियान से दूर छिप गया। वे यहाँ शेन मियामियान के साथ बातचीत करने आए थे। क्या वे नहीं थे? यदि वे मिले ही नहीं तो बातचीत कैसे कर सकते थे? जल्दी क्या है? चेंग जिनिंग ने कैफे में बैठे शेन मियामियान की ओर देखा। उसकी आंखों में रोष भरा हुआ था। वह जानबूझकर तैयार होने के लिए वापस चली गई थी। फिर भी उसे निराशा हुई। शेन मियामियान भी तैयार होने के लिए वापस चली गई थी, और ऐसा लग रहा था कि उसने उससे भी अधिक आकर्षक कपड़े पहने थे। ये लानत है लड़की, वह क्रोध करने वाली है। अध्याय 779 बातचीत 2। नहीं, उसे शेन मियामियान से हराया नहीं जा सका। चेंग जिनिंग जाने के लिए मुड़ी, लेकिन चेंग फियांग ने उसे पकड़ लिया। चचेरे भाई, अब आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं अपने कपड़े बदलने के लिए वापस जा रहा हूँ, चेंग जिनिंग ने गुस्से से कहा। मैं उससे हारा नहीं जा सकता। यह मेरी उसके साथ हुई सबसे औपचारिक मुलाकात है। बातचीत की तरह मैं उससे हारा नहीं जा सकता। चेंग फियांग अवाक रह गया। जब तक तुम वापस आओगे, वह जा चुकी होगी। आगे पीछे, यानी कम से कम आधा घंटा। यहाँ इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा? चेंग जिनिंग ने इसके बारे में सोचा और फिर पूछा, तो आपको क्या लगता है कि कौन अधिक सुंदर है, मैं या वह? उद्धरण चिन्ह। बेशक, यह आप ही हैं, चेंग फियांग ने बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया। वह मूर्ख नहीं था। भले ही शेन मियामियान अधिक सुंदर था, वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। चलो चलें, चलो अंदर चलें। चेंग जिनिंग को आश्वस्त महसूस हुआ और उसने आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया। ये आ गए। यांग जियाओक्सी ने चेंग जिनिंग को आते देखा। वह शेन मियामियान से भी अधिक घबराई हुई लग रही थी। कुछ हद तक मियामियान का मनोरंजन कर रही थी। उसके दृष्टिकोण को देखकर शेन मियामियान ने तुरंत एक सव पर हाथ हिलाया। मिस चेंग, आपको किस तरह की कॉफ़ी पसंद है? उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग और चेंग फियांग बैठ गए। वे यहाँ व्यापार पर चर्चा करने आए थे और उन्हें कॉफ़ी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने लापरवाही से 2 सिग्नेचर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सव को भेज दिया।
बिना रुके उसने तीखे शब्दों में कहा, शेन मियामियान, क्या तुमने कभी कॉफ़ी पी है? क्या तुम्हें इसकी आदत है? और मुझे इस तरह की जगह पर आमंत्रित करने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी स्थिति बढ़ जाएगी? भाई के बिना तुम एक कप कॉफ़ी भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उसे हमेशा लगता था कि शेन मियामियान ने उससे अधिक सुंदर कपड़े पहने थे, और अवचेतन रूप से वह अन्य पहलुओं में मियामियान को दबाना चाहती थी। चेंग फियांग ने चुपचाप चेंग जिनिंग की आस्तीन खींची। शेन मियामियान के पास एक छोटी सी दुकान थी। यदि वे गंभीर होते तो मियामियान उनसे अधिक अमीर होते। उन्होंने अपने परिवार का पैसा खर्च किया, लेकिन मियामियान ने अपनी कमाई खर्च की। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? चेंग जिनिंग ने उसकी ओर घूरकर देखा। चेंग फियांग के पास शब्द नहीं थे और उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। यह महिलाओं के लिए खुद को हल करने का मामला था। मिस चेंग, मैंने आपको इस तरह की जगह पर आमंत्रित करने का कारण ये है कि मुझे लगता है कि वातावरण अच्छा है और मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ आपकी स्थिति के अनुकूल होने के लिए उपयुक्त है। हालांकि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो हम स्थान बदल सकते हैं, शेन मियामियान ने कहा। शेन मियामियान चेंग जिनिंग के शब्दों से परेशान नहीं थे। वह बस चेंग जिनिंग के साथ शांतिपूर्ण और उचित बातचीत करना चाहती थी। उसके शब्दों ने चेंग जिनिंग को प्रभावित किया, जिसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और कहा, स्थान बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, मैं अन्य स्थानों का आदी नहीं हूँ। बोलते समय उसकी नज़र शेन मियामियान और यांग जियाओक्सी के सामने कॉफ़ी पर पड़ी, और ये देखकर कि उन्हें स्पष्ट रूप से छुआ गया था, वह अप्रसन्न हो गई। क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार है? हमारे आने से पहले ही तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। यांग जियाओक्सी अब खुद को रोक नहीं पाई और चिढ़कर बोली, मिस चेंग, कृपया इसे स्पष्ट करें। आप ही थीं जो काफ़ी देर से आई थीं, इसलिए हमने सबसे पहले शराब पीना शुरू किया। मुझे देर हो गई थी, लेकिन मैं आने में विफल नहीं हुआ। क्या आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। कृपया, हमें कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। यांग जियाओक्सी ने उस पर कड़ी नज़र डाली। ये चेंग जिनिंग स्पष्ट रूप से यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए आई थी। असभ्य तो असभ्य है, क्या बहाना? चेंग जिनिंग घबरा गई। आप? यांग जियाओक्सी गुस्से में थी, अपना आपा खोने वाली थी, लेकिन शेन मियामियान ने उसे शांत किया। आइए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करें। जहाँ तक विनम्रता की बात है, आइए उस पर बहस न करें। ये कहीं नहीं ले जाता है, चाहे हम कुछ भी करें। मिस चेंग कभी संतुष्ट नहीं होंगी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 780 बातचीत 3। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है? चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान के शब्दों का खंडन नहीं किया, क्योंकि वास्तविकता वास्तव में यही थी। चाहे शेन मियामियान ने कुछ भी किया हो, वह वास्तव में कभी संतुष्ट नहीं होगी जब तक शेन मियामियान ने बीजिंग नहीं छोड़ा और फिर कभी भाई नान के सामने नहीं आए। बेशक चेंग जिनिंग मूर्ख नहीं थी, वह ये भी जानती थी कि शेन मियामियान के लिए यह इच्छा पूरी करना असंभव था। भाई नान को छोड़ना तो दूर, बीजिंग छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बीजिंग विश्वविद्यालय में बमुश्किल प्रवेश पाने के बाद कौन छोड़ेगा? इस बिंदु पर चेंग जिनिंग पीछे नहीं हटी और स्पष्ट रूप से कहा, शेन मियामियान, आप भाई नान के साथ सिर्फ इसलिए मेलजोल बढ़ा रहे हैं क्योंकि वह अमीर है, और वह निश्चित रूप से आपकी शिक्षा को प्रायोजित कर रहा है ना? अगर मैं आपकी शिक्षा को प्रायोजित करता हूँ, जब तक कि आप विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हो जाते और आप बाद में भाई नान से संपर्क तोड़ देते हैं, तो ये कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। उसने ये सब सोच लिया था,
चूंकि शेन मियामियान पैसे के लिए भाई नान के करीब आ रहा था, तो वह शेन मियामियान की ज़रूरतों को पूरा करेगी। वह पैसे से सब कुछ हल कर देगी और भाई नान को शेन मियामियान की असली प्रकृति भी देखने देगी। चेंग फियांग को सिरदर्द महसूस हुआ। इतने समय के बाद भी उसके चचेरे भाई को अभी भी वास्तविक स्थिति समझ में नहीं आई थी। शेन मियामियान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका चचेरा भाई शेन मियामियान को कितना पैसा दे सकता है? इसके अलावा अगर वह होता तो वह ट्यूशन के थोड़े से पैसे के लिए हे नान को नहीं छोड़ता। ये सौदेबाजी की चाल बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। यह वार्ता विफल होनी तय थी। शेन मियामियान ने पहले ही चेंग जिनिंग के यहाँ आने के उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था और उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली। मिस चेंग, मुझे खेद है, लेकिन मैं संत होने का दिखावा नहीं करना चाहती। ये कहकर कि मैंने कभी भाई से पैसे नहीं लिए। उसने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। यह एक सच्चाई है और मैं इसके खिलाफ बहस नहीं करूंगी। जहां तक भाई से संपर्क तोड़ने की बात है, मुझे लगता है कि आप मेरे बजाय भाई से बात करेंगी तो अधिक प्रभावी होगा। जब तक भाई वह कहता है कि वह तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारे साथ रहने को तैयार है, या मुझसे नहीं करने के लिए कहता है, उसे परेशान करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी उससे नहीं मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग की आंखें गुस्से से उभर आईं। शेन मियामियान, क्या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि भाई नान ऐसा करने को तैयार होते, तो क्या उन्हें शेन मियामियान के पास आने की भी आवश्यकता होती? शेन मियामियान की क्या गिनती है? शेन मियामियान ने कहा, ये मेरे सबसे वास्तविक विचार हैं और मैं अपने शब्दों पर अमल कर सकता हूँ। मैं थूकता हूँ। चेंग जिनिंग इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग उछल पड़ी। उसने पाया कि यदि शेन मियामियान उसकी शर्तों से सहमत नहीं है, तो उसके पास वास्तव में शेन मियामियान से निपटने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर क्रोधित रहने के बाद उसके क्रोध की ज्वाला अचानक शांत हो गई। शेन मियामियान, मुझे बताओ, भाई नान को छोड़ने के लिए सहमत होने के लिए आपको वास्तव में क्या करना होगा? जब तक आप कहते हैं, मैं जो भी कर सकती हूँ, करूँगी, उसने कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी संकट की भावना वास्तव में और अधिक गंभीर होती जा रही थी। हालांकि भाई नान अभी केवल शेन मियामियान की शिक्षा को प्रायोजित कर रहे थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि भाई नान शेन मियामियान के साथ अलग व्यवहार करते थे। चेंग फियांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका आमतौर पर घमंडी चचेरा भाई इतने नीच तरीके से किसी से भीख मांगेगा। उसे आश्चर्य हुआ। उसे उस पर थोड़ी दया आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसका चचेरा भाई वास्तव में हे नान को पसंद करता था। शेन मियामियान, मेरी चचेरी बहन अपना रुख बहुत नीचे कर रही है। बस हमें बताओ, हे नान को छोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? जब तक आप उसे छोड़ते हैं, मैं स्कूल में आपकी मदद करूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। शेन मियामियान, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यांग जियाओक्सी, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि आमतौर पर घमंडी चेंग जिनिंग अचानक इस तरह का व्यवहार करेगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वास्तव में हे नान को पसंद करती थी, लेकिन शेन मियामियान भी बहुत तर्कसंगत थी। मुझे खेद है, मिस चेंग, लेकिन मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर भाई वह आपको पसंद करता है, तो मैं आप दोनों के काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, शेन मियामियान ने कहा। अध्याय 781 बातचीत 4। शेन मियामियान, अपनी किस्मत को इतना आगे मत बढ़ाओ,
चेंग जिनिंग ने झुंझलाहट और अपमान से भरते हुए कहा। मैं पहले ही आपसे इतनी धीमी आवाज में विनती कर चुका हूँ, और आप अभी भी भाई नान से दूर रहने से इनकार कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, शेन मियामियान ने उदासीनता से 2 शब्दों में उत्तर दिया। शेन मियामियान, क्या आप मानते हैं कि मेरे केवल एक शब्द से मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? हालांकि चेंग जिनिंग खराब थी। ये पहली बार था जब उसने किसी को अपनी स्थिति के बारे में धमकी दी थी। मुझे विश्वास है, लेकिन मैं अभी भी आपके अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकता, शेन मियामियान ने शांत चेहरे के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ? जब चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान को शांत देखा तो वह और भी क्रोधित हो गई। एक देहाती बेवकूफ लड़की, जिसने इस साल केवल कुछ किताबें पढ़ी हैं, ऐसे अभिनय कर रही है जैसे कि वह एक युवा महिला है। हवा में बातें कर रही है। वह किसे सोचती है कि वह बेवकूफ बना रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना अच्छा दिखावा करती है। एक गरीब व्यक्ति अभी भी एक गरीब व्यक्ति है, और एक जंगली लड़की अभी भी एक जंगली लड़की है। तीतर फीनिक्स नहीं बन सकता। चेंग जिनिंग, ज्यादा दूर मत जाओ। शेन मियामियान का स्वभाव अच्छा है, इसलिए आपको लगता है कि उसे धमकाना आसान है ना? यांग जियाओक्सी ने चेंग जिनिंग की ओर गुस्से से देखा। थोड़ा सा बदबूदार पैसा रखना बहुत अच्छी बात है ना? जब वह सांझोंग में थी, तब उसने कभी किसी को इस तरह से परेशान नहीं किया था। तो क्या हुआ अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं? चेंग जिनिंग ने धमकी दी। मैं न केवल उसे स्कूल जाने से रोक सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकता हूँ। तुम दोनों जहाँ से आए हो वहाँ वापस जा सकते हो। उसके शब्दों के बावजूद चेंग जिनिंग अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि ये करना आसान काम नहीं था। उसकी चाची और चाचा निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेंगे, केवल उसके माता पिता ही कार्रवाई करेंगे। निस्संदेह, अगर बात बाहर निकली तो निश्चित रूप से बड़ा हंगामा होगा, और वह इसका सहारा तब तक नहीं लेना चाहती थी जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने से मैं तुमसे डर जाऊंगा? यांग जियाओक्सी को अंदर से थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपनी गति नहीं खोई। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मियामियान और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल हमें निष्कासित नहीं करेगा। किसने कहा कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया? शेन मियामियान ने मेरे मंगेतर को बहकाया। क्या ये गलती नहीं है? चेंग जिनिंग ने पहले ही शेन मियामियान के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा दिया था। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? भाई वह तुम्हारा मंगेतर कब बन गया? क्या भाई वह सहमत था? यांग जियाओक्सी ने शेन मियामियान को प्रेमी को छीनने में मदद करने का मन बना लिया था। भाई वह इतना अच्छा था। वह केवल शेन मियामियान का प्रेमी हो सकता था। किसी और को उसे चुराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे खुद से भी अधिक उत्तेजित देखकर शेन मियामियान का मुंह हिल गया। यह मित्र रखने योग्य था। वह वास्तव में एक आदमी को छीनने में मदद करेगी। आप किसे बेशर्म कह रहे हैं? चेंग जिनिंग का चेहरा गुस्से से हरा हो रहा था। उसका इस तरह अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। जो बेशर्म है, मैं उसे ही बेशर्म कह रहा हूँ। यांग जियाओक्सी पीछे नहीं हटी और अपनी उपस्थिति से चेंग जिनिंग पर हावी होते हुए झपट्टा मारकर खड़ी हो गई। तुम वही हो जो बेशर्म हो। चेंग जिनिंग लगभग गुस्से से रो रही थी। ये लानत लड़की बहुत आक्रामक थी। वह यांग जियाओक्सी से बहस नहीं कर सकी। जैसे जैसे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया, चेंग फियांग हतप्रभ रह गया। मामला इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? इस स्थिति को कैसे शांत किया जा सकता है?
शेन मियामियान को भी थोड़ा झुंझलाहट महसूस हुई और उसने सिरदर्द के कारण अपना माथा रगड़ा। उत्साहित यांग जियाओक्सी को खींचकर बैठने के लिए कहा। जियाओक्सी, शांत हो जाओ। मियामियान, चिंता मत करो, कोई भी तुम पर गंदगी नहीं फेंकेगा, यांग जियाओक्सी ने बैठते हुए चेंग जिनिंग की ओर देखते हुए कहा। चेंग जिनिंग को लगा कि यांग जियाओक्सी के साथ संवाद करने का कोई रास्ता नहीं है। यांग जियाओक्सी उसके साथ बात करने के लायक नहीं थी, वह पागल औरत की तरह थी। शेन मियामियान, यह आपका अपना मुद्दा है। हमेशा मदद की तलाश करने के बजाय बाहर आएं और अपने लिए बोलें। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ। क्या आप भाई नान के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अध्याय 782 बातचीत 5। मुझे सचमुच खेद है मिस चेंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेन मियामियान ने अपने होंठ भींचे। उसका स्वर हल्का लेकिन गंभीर था। शेन मियामियान, कृतघ्न मत बनो। चेंग जिनिंग उत्तेजित हो रही थी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने भाई नान को बहकाया है, आप हे परिवार में शादी कर सकते हैं? चाची फू आपको अंदर जाने के लिए सहमत नहीं होंगी, और न ही दादाजी है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। शेन मियामियान उठ खड़ा हुआ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। चेंग जिनिंग ने जो अनुरोध किया था उसे वह पूरा नहीं कर सकी, और उनकी बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। मामला अभी तक सुलझा नहीं है। आपको जाने की अनुमति किसने दी? चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान की ओर इशारा किया और डांटा। बैठो मिस चेंग, अगर आपको कुछ और कहना है तो कृपया कहें। शेन मियामियान ने उसका सामना किया। चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान के शांत चेहरे को देखा और फिर उसकी उग्र अभिव्यक्ति को देखा। अचानक क्रोध ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसने गुस्से में कॉफी उठाई और सीधे शेन मियामियान के चेहरे पर फेंक दी। ये तुम्हारा वह लोमड़ी चेहरा है जिसने भाई नान को मोहित कर लिया है। शेन मियामियान को इसकी उम्मीद नहीं थी और उसके चेहरे पर कॉफी के छींटे पड़ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वे बर्फीलेपन से भरी हुई थीं। चेंग जिनिंग चौंककर पीछे हट गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? उद्धरण चिन्ह। उस क्षण चेंग फियांग भी स्तब्ध रह गया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चेंग जिनिंग किसी पर कॉफी छिड़क देगी। चचेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? होश में आने पर यांग जियाओक्सी ने उसके सामने कॉफी उठाई और चेंग जिनिंग पर छिड़क दी। हालांकि वह चेंग जिनिंग के चेहरे से चूक गई, और यह सब उसकी छाती पर चला गया। तुम मुझ पर कॉफी छिड़कने की हिम्मत कर रहे हो? अपने कपड़ों पर लगी कॉफी को देखकर चेंग जिनिंग को घृणा महसूस हुई। इस पोशाक की कीमत लगभग 500 थी, जो सस्ती नहीं थी। उसके लिए इसे खरीदने के लिए सहमत होने से पहले उसने अपने माता पिता को काफी समय तक परेशान किया था, और अब यांग जियाओक्सी ने इसे कॉफी में भिगो दिया था। चेंग जिनिंग क्रोधित और नाराज दोनों थी, और उसने इस सब के लिए शेन मियामियान को दोषी ठहराया। चेंग फियांग के सामने कॉफी का कप पकड़कर उसने उसे शेन मियामियान की ओर फेंक दिया। चेंग जिनिंग, एक ठंडी आवाज अचानक बाधित हुई, और जैसे ही कप फेंका गया, हे नान ने उसे अपनी बाह से रोक दिया। कप जमीन पर गिर गया, और टुकड़े उछलकर संयोगवश चेंग जिनिंग के चेहरे पर लग गए। चेंग जिनिंग ने चौंककर अपने चेहरे पर कुछ दर्द महसूस किया। उसने उसे छुआ और एक गाढ़ा तरल पाया। खून, मेरे चेहरे से खून बह रहा है। उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग पहले ही नान की अचानक उपस्थिति से चौंक गया, फिर चेंग जिनिंग के चेहरे पर खून देखकर। चेंग जिनिंग के चेहरे पर खून ज्यादा नहीं था,
लेकिन चेहरे पर घाव कोई छोटी बात नहीं थी। चचेरा भाई, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। चेंग जिनिंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और हे नान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई नान, मुझे चोट लगी है, कृपया मुझे अस्पताल ले जाएं। वह विशेष रूप से दयनीय लग रही थी। एक के बाद एक आंसू गिर रहे थे। हे नान ने उसे उदासीनता से देखा। उसकी टकटकी बेहद ठंडी थी। चेंग जिनिंग, तुम्हें ऐसा करने की अनुमति किसने दी? उद्धरण चिन्ह। भाई नान। चेंग जिनिंग की आंखों में गंभीर भाव थे। मैं घायल हूं और खून बह रहा है। क्या अन्य मामले तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक मैं डॉक्टर को न दिखा लूं? उद्धरण चिन्ह। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हे नान ने गंभीर आवाज में उसे चेतावनी दी और फिर चेंग फियांग से कहा, उसे अस्पताल ले जाओ। ये कहने के बाद उसने शेन मियामियान के चेहरे पर लगी कॉफी को पोंछ दिया और उसके साथ चला गया। अंततः यांग जियाओक्सी ने तेजी से पीछा किया। जाने से पहले वह चेंग जिनिंग की ओर मुंह करना नहीं भूली। अध्याय 783 बातचीत 6। हे नान और शेन मियामियान को एक साथ चलते हुए देखकर चेंग जिनिंग को केवल तीखी जलन महसूस हो सकती थी। उसके दांत खट्टे दर्द से भींच गए क्योंकि वह मियामियान और भाई नान के बीच विशेष रिश्ते के बारे में, अपने संदेह के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गई। अगर चीजें इसी तरह से विकसित होती रहीं, तो उसे डर था कि भाई नान सचमुच छीन लिया जाएगा। उसे निश्चल खड़ा देखकर उसके चेहरे से खून उसकी ठोड़ी तक टपक रहा था। चेंग फियांग घबरा गई। चचेरे भाई, चलो जल्दी से अस्पताल चलें। आपके चेहरे पर गंभीर चोट लगी है। अगर कोई निशान रह गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। एक निशान के उल्लेख पर चेंग जिनिंग तुरंत चिंतित हो गई। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, एक वेटर ने उन्हें रोका। मिस, दूसरी महिला ने आपकी कॉफी के लिए भुगतान कर दिया है, लेकिन आपको टूटे हुए कप के लिए भुगतान करना होगा। ये सिर्फ एक शापित कप है। क्या ये पर्याप्त है? चेंग जिनिंग ने 20 युआन निकाले और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर कैफे से बाहर चली गई। मुझे माफ करें। चेंग फियांग ने पैसे उठाए और ईमानदारी से वेटर को सौंप दिए। हालांकि वह कभी कभार एक अमीर प्लेबॉय होने के लक्षण दिखाता था, लेकिन वह खुद को ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं कर पाता था। उसे लगा कि यह बहुत ज्यादा है। हालांकि अपने चचेरे भाई के घायल होने के कारण उन्हें नहीं लगा कि यह टिप्पणी करने का उनका स्थान है। वह नान शेन मियामियान को कार तक ले गया, फिर रुमाल से उसका चेहरा साफ कर दिया। मियामियान चुप था, विचारों में खोया हुआ था, जबकि यांग जियाओक्सी स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए लगातार बातें कर रही थी। सुनते सुनते हे नान की अभिव्यक्ति गहरी होती गई। अंततः उसने कहा, भविष्य में जब तुम उसे देखो तो उसे अनदेखा कर देना। तुम्हें उससे निपटना नहीं है। अगर वह तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करती है तो मुझे तुरंत बताओ। भाई हे, तुम बहुत अच्छे हो, यांग जियाओक्सी ने प्रशंसा के साथ कहा। वह नान चुप रहा, ये देखकर कि शेन मियामियान अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया। आगमन पर यांग जियाओक्सी चतुराई से सीधे घर में चली गई। कार में केवल शेन मियामियान और हे नान ही बचे थे। वह आगे बढ़ा और उसके गाल को छूते हुए बोला, मुझे खेद है कि तुम्हें इससे गुजरना पड़ा। नहीं, शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। भाई, मुझे बिल्कुल भी गलत महसूस नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस चेंग तुम्हें इतना पसंद करेगी। वह तुम्हारे लिए अपना गौरव भी त्यागने को तैयार है। चेंग जिनिंग के उल्लेख पर हे नान ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। ज्यादा मत सोचो, मेरा उसके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है,
और मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उसे गलतफहमी हो, चाहे घर पर हो या कहीं और। उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह चेंग जिनिंग से शादी नहीं करेगा। मुझे किसी भी चीज पर संदेह नहीं है, शेन मियामियान ने पूछा। भाई है, क्या आप निश्चित हैं कि आपको मिस चेंग को खोने का अफसोस नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। ईमानदारी से कहें तो अपने गुस्से के अलावा चेंग जिनिंग कई मायनों में हे नान के साथ काफी अनुकूल थी। वे दोनों बचपन के प्रेमी थे और सामाजिक स्थिति में मेल खाते थे। आप किस विषय में चिंतित हैं? हे नान की आंखों में नरमी आ गई। मिया, चेंग जिनिंग के साथ मेरा परिचय बस इतना ही है और कुछ नहीं। अतीत में कुछ भी नहीं था और भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। इसे ज्यादा मत सोचो। मेरे लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रहे हैं और मुझे हमेशा पता है कि मुझे क्या चाहिए। जिसे वह थामना चाहता था वह ठीक उसके सामने थी। किसी और की कोई कमी नहीं थी। उसकी दृष्टि दृढ़ थी, मानो उसने जीवन भर के लिए उस पर अपना मन बना लिया हो। शेन मियामियान ने स्वीकार किया कि इस समय उसने सचमुच हार मान ली। यदि पहले वह सतर्क रहती थी, अपनी भावनाओं को हल्का रखने की कोशिश करती थी, तो अब वह उनमें दृढ़ हो गई थी। भाई, वह मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। हो सकता है कि मैं अभी उतना अच्छा न होऊं। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत दबाव झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं हमारे बीच की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहूंगा। हे नान की आंखों में प्यार भर आया। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो मैं आपके पंख बनूंगा। यदि आपको सहारा देने के लिए कंधे की आवश्यकता है तो मैं आपका आकाश बनूंगा। बस अपने आप बनो। जो करना चाहते हो वह करो। मुझे आशा है कि मेरे साथ रहने से आपका जीवन अब की तुलना में बेहतर और खुशहाल होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता आपके लिए बंधन बन जाता है। शेन मियामियान ने एक चंचल मुस्कान दिखाई और चिढ़ाया। भाई, अगर मैं तुम्हें छोड़ना चाहूं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। हे नान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। मिया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ऐसे विचार मन में न लाएं। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, आप जो भी चाहें, जब तक मेरे पास वह है और मैं दे सकता हूं। मैं आपको संतुष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन इस मामले में नहीं। 20 से अधिक वर्षों में वह कई चीजों को उदासीनता से देखने लगा था, लेकिन जब बात उसकी आए तो वह बिल्कुल भी उदासीन नहीं रह सका। उसने पहले कभी किसी के प्रति इतनी प्रबल स्वामित्व भावना महसूस नहीं की थी। उसे अपने मजाक को गंभीरता से लेते हुए देखकर शेन मियामियान ने तुरंत कहा, भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्या होगा अगर। वह आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। इस जीवन में आपसे मिलना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब तक आप जिसे पसंद करते हैं वह मैं नहीं हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़कर उसे इस जीवन काल में कभी भी उसके जैसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। वहाँ बहुत सारे अच्छे आदमी हैं, लेकिन दुनिया में उसे ब्रदर ही जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति कहाँ मिल सकता है, जो पूरे दिल से समर्पित हो। दुनिया अच्छे लोगों से भरी है, इतना तो सच है, लेकिन फलों और सब्जियों की तरह उनकी गुणवत्ता में भिन्नता होती है। आप लंबे नहीं हुए हैं, लेकिन आपका मुंह निश्चित रूप से मीठा हो गया है, हे नान ने स्नेह से कहा, उसके उलझे बालों को सहलाते हुए। एक ऐसी कोमलता महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम फिर से मेरे बाल खराब कर रहे हो। शेन मियामियान घबरा गया, लेकिन उसका हाथ गलती से उसकी कमर को छू गया। यह एक गर्म आलू की तरह महसूस हुआ और उसने तुरंत इसे हटा लिया। एक नज़र डाली जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। हे नान की नज़र तीव्र थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ असहज थी।
आपको अंदर जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। आप सभी कॉफी में डूबे हुए हैं। यह असुविधाजनक होगा, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश हो गई और उसने उसे जलती आंखों से देखा। जैसे ही उसने जल्दी से दरवाजा खोला और कार से बाहर निकली, शेन मियामियान का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया। भाई, मैं पहले वापस जा रही हूँ। सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाओ, उसने कहा। इसके साथ ही वह लगभग वापस घर में भाग गई। अध्याय 784 अभिवचन। चेंग फियांग चेंग जिनिंग को अस्पताल ले गईं। उनके चेहरे की चोट गंभीर नहीं थी, ये सिर्फ एक खरोंच थी। हालांकि जिनिंग को बचपन से ही लाड़ प्यार दिया जाता था, वह हर छोटी खरोंच पर बड़ा हंगामा करती थी। इस बार उसके चेहरे पर लगी चोट के साथ ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसने अस्पताल में मेडिकल स्टाफ पर गुस्सा निकाला। फिर रोते बिलखते हुए घर चली गई। जीनिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर क्या है? तुम्हें किसने परेशान किया? तुम इतनी गंदी क्यों हो? माँ चेंग ने व्यथित होकर चेंग जिनिंग को अपने पास खींच लिया। उसकी अनमोल बेटी को वास्तव में चोट लगी थी। उसने कभी अपनी बेटी को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी नहीं की थी। इतना साहसी कौन होगा? माँ, चेंग जिनिंग के होंठ कांपने लगे और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह जोर जोर से रोने लगी। हे प्रिय, रोना बंद करो और माँ को बताओ कि क्या हुआ। माँ चेंग ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे सांत्वना दी। यहाँ क्या हुआ? फादर चेंग अध्ययन कक्ष से बाहर आए और चेंग जिनिंग को बहुत उदास होकर रोते हुए देखकर उन्होंने गहराई से भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम किसी झगड़े में पड़ गए? उद्धरण चिन्ह। चेंग जिनिंग कुछ नहीं बोली, बस रोती रही, बहुत व्यथित दिख रही थी। ये देखकर फादर चेंग ने फिर चेंग फैयांग की ओर देखा। फैयांग, यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अंकल, चचेरी बहन को टूटे हुए कांच के टुकड़े से खरोंच लग गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कट गहरा नहीं है, यह निशान नहीं छोड़ेगा और यह समय के साथ ठीक हो जाएगा। उसे बस कुछ समय के लिए कम सोया सॉस खाने की ज़रूरत है। सच कहूँ तो चेंग फैयांग की नज़र में ये शेन मियामियान की गलती नहीं थी। आखिरकार यह उसका चचेरा भाई था जिसने इसे शुरू किया था। यदि हे नान ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मियामियान को उसके चचेरे भाई से भी अधिक गंभीर रूप से मारा और घायल किया जा सकता था। इसके अलावा उड़ते हुए कांच के टुकड़ों से छिल जाना एक दुर्घटना थी। क्या ये कोई निशान रहने या न रहने का मामला है? माँ चेंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने मांग की, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, वास्तव में क्या हुआ? उसे किसने धमकाया? उद्धरण चिन्ह। फादर चेंग ने भी चेंग फियांग पर नाराजगी जताई। परेशान अभिव्यक्ति के साथ चेंग फियांग ने सोचा, अगर उसे पता होता कि उसके चचेरे भाई को दरवाजे पर लाकर उसे इसमें घसीटा जाएगा, तो वह इस गड़बड़ी से बचने के लिए घर वापस चला जाता। अब अपने चाचा और चाची के दबाव में वह एक मुश्किल स्थिति में था। उसे इस घटना को जितना हो सके उतना कम महत्व देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरी चचेरी बहन दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रही थी और गलती से कॉफ़ी गिर गई। कप के टुकड़ों ने उसके चेहरे को खरोंच दिया। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, चेंग जिनिंग ने उसे टोक दिया। फैयांग, तुम सच क्यों नहीं बता रहे हो? क्या तुम शेन मियामियान की भी रक्षा कर रहे हो? उसमें ऐसा क्या अच्छा है कि तुम सब उसका पक्ष लेते हो? उद्धरण चिन्ह। चेंग फैयांग, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिनिंग, फिर आप हमें बताएं कि क्या हुआ? फादर चेंग ने ये देखकर कि चेंग जिनिंग बोलने को तैयार थी, सीधे उन्हें बोलने के लिए कहा। ठीक है जिनिंग, रोना बंद करो और हमें बताओ कि क्या हो रहा है।
माँ चेंग ने स्नेहपूर्वक अपने आंसू पोंछे। माँ, क्या आपको शेन मियामियान याद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? यह वही है जिसने मुझे धमकाया था। चेंग जिनिंग के आंसू गिरते रहे और वह व्यथित होकर बोल रही थी। नान ने मेरे चाचा के घर के ठीक पास उसके लिए एक अपार्टमेंट भी किराए पर लिया था। मैंने उससे नेन को छोड़ने की विनती की। मैंने ये भी वादा किया कि अगर वह नेन को छोड़ने के लिए सहमत हो गई तो मैं उसकी स्कूली शिक्षा का खर्च उठाऊंगा, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। इसके बजाय उसने मुझ पर कॉफ़ी फेंक दी, और वह वही है जिसने मेरे चेहरे को घायल कर दिया। ये सुनकर पिता और माता चेंग के भाव तुरंत गंभीर हो गए। माँ चेंग और भी क्रोधित थी। ये शेन मियामियान, क्या उसने भालू और तेंदुए का साहस खा लिया है? उद्धरण चिन्ह। चेंग फियांग कुछ अवाक था। उसकी चचेरी बहन की दांतों से झूठ बोलने की क्षमता बहुत जबरदस्त थी। क्या इससे चीजें अनियंत्रित नहीं हो जाएंगी? इस शेन मियामियान की पृष्ठभूमि क्या है? फादर चेंग ने कभी भी इन मामलों की परवाह नहीं की थी, और यह पहली बार था जब उन्होंने शेन मियामियान का नाम सुना था। अध्याय 785 डिज़ाइन। चेंग जिनिंग ने कहा, वह लिचेंग में भाई नान द्वारा प्रायोजित एक छात्रा है, और वह काफ़ी षड्यंत्रकारी है। उसने भाई यियांग को अपने गॉड ब्रदर के रूप में भी स्वीकार किया है। चेंग के पिता ने ध्यान से सोचा और ऐसा मामला याद आया। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि यियांग ने एक धर्म बहन को स्वीकार कर लिया था। तो यह वह थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, चेंग जिनिंग ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ शिकायत से भरी हुई थी। अपनी सुंदरता पर भरोसा करते हुए उसने भाई नान को मोहित कर लिया, और भाई नान के समर्थन से वह मुझे गंभीरता से नहीं लेती और यहाँ तक कि मुझे धमकाती भी है। कोई देहाती लड़की जिसने उसके साथ इतनी गुस्ताखी की, वह अब अपनी शिक्षा जारी नहीं रखना चाहेगी। चेंग की माँ गुस्से में थी। जो भी उसकी बेटी को धमकाने की हिम्मत करेगा, उससे निपटने के लिए तैयार थी। चेंग के पिता ने अपनी पत्नी का आशय समझा और कहा, आवेश में आकर कार्य मत करो। चूंकि इसमें दूसरे चाचा और हे नान दोनों शामिल हैं, इसलिए हमें इस पर पूरी तरह से चर्चा करने की आवश्यकता है। अन्यथा उसके लिए परिवार में कलह पैदा करना अच्छा नहीं होगा। आपकी बेटी को इस हालत में धमकाया गया है, और आप अभी भी सिकुड़ती हुई कछुआ बनना चाहते हैं। चेंग की माँ को लगा कि उसका पति कायर हो रहा है। उसे विश्वास नहीं था कि अगर उसने हस्तक्षेप किया और शेन मियामियान को स्कूल जाने से रोका, तो हे परिवार और उसका दूसरा भाई उसे ऐसी लड़की के कारण परेशान करेंगे। ये कैसी बात है? चेंग के पिता का रंग काला पड़ गया, जिसमें गुस्से के निशान दिख रहे थे। हालांकि चेंग जिनिंग अचानक समझदार हो गई और उसने रोना बंद कर दिया। पिताजी, भाई नान उस पर मोहित हो गया है, और भाई यियांग भी। वह एक लोमड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे 3 परिवारों के बीच दरार पैदा करना भी अच्छा नहीं है। आपकी क्या योजना है? उद्धरण चिन्ह। चेंग के माता और पिता दोनों ने अपना ध्यान चेंग जिनिंग की ओर लगाया। आंटी दा और आंटी फू के बीच संबंध अच्छे हैं। अगर हम आंटी दा से इस बारे में आंटी फू से बात करने में मदद करने के लिए कहते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं है कि आंटी फू मेरे स्थान पर शेन मियामियान का पक्ष लेंगी। जब तक आंटी फू हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हैं, इसे संभालना आसान होगा। भाई नान कितना भी मजबूत इरादों वाला क्यों न हो, वह आंटी फू के खिलाफ नहीं जाएगा। चेंग जिनिंग ने प्रस्ताव दिया। यह एक अच्छी योजना है। चलो इसे इस तरह से करते हैं। चेंग की माँ ने दृढ़ता से निर्णय लिया। चेंग के पिता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप महिलाएं इसे संभाल सकती हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। जाहिर है
वह इस विचार के विरोधी नहीं थे। शिनिंग, जाओ अपने कपड़े बदल लो, आज बहुत देर हो गई है। हम कल तुम्हारी चाची से मिलने जाएंगे, चेंग की मां ने देखभाल करते हुए कहा। ठीक है। चीजें सुचारू रूप से चलने के साथ चेंग जिनिंग के मूड में सुधार हुआ और वह अब रो नहीं रही थी। अंकल, आंटी, मैं अब वापस जाता हूँ। चेंग फियांग, जिसने पूरी बातचीत सुनी थी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसे संदेह हुआ कि उसके चचेरे भाई की हरकतें बहुत दूर तक जा सकती हैं। चेंग की मां चेंग फियांग द्वारा शेन मियामियान के पहले बचाव से थोड़ी नाराज हुईं और उन्होंने सख्त शब्दों में चेतावनी दी, वापस जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाएं। चलो मैं तुम्हें घर ले चलूं। उद्धरण चिन्ह। चेंग के पिता चेंग फियांग के अकेले चले जाने से असहज थे। कोई जरूरत नहीं, अंकल, मैं एक सहपाठी के घर जा रहा हूँ। मैं बस टैक्सी ले लूंगा। चेंग फियांग ने विनम्रता से अपने चाचा के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद चेंग फियांग थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गया। अंदर जाने से झिझक रहा था। एक लंबे आंतरिक संघर्ष के बाद उसने कई बार उसके दरवाजे पर दस्तक देकर शेन मियामियान से मिलने का फैसला किया। कुछ ही देर में यार्ड के अंदर से यांग जियाओक्सी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। कौन है भाई? उद्धरण चिन्ह। स्वर में सावधानी थी। ये स्पष्ट था कि रात में आगंतुक दुर्लभ थे। यह मैं हूँ, चेंग फियांग। आप यहाँ क्यों आए हैं? उद्धरण चिन्ह। यांग शियाओक्सी और भी अधिक सतर्क हो गई। खुद दरवाजा खोलने के बजाय उसने शेन मियामियान को अंदर से बाहर बुलाया। मियामियान, चेंग फियांग यहाँ है। वह शायद परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आया है। क्या हमें दरवाजा खोलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस पर विचार करने के बाद शेन मियामियान ने कहा, दरवाजा खोलो। आज की घटनाओं के आधार पर चेंग फियांग पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता। इसके अलावा वे बहुत करीब रहते थे। आज अपरिहार्य को टालना उन्हें हमेशा के लिए इससे नहीं बचाएगा। अध्याय 786 रिपोर्ट। यांग जियाओक्सी ने पहले एक बड़ी झाड़ू पकड़ी, फिर सतर्कता से भरे चेहरे के साथ शेन मियामियान के पीछे खड़े हो गए। अगर चेंग फियांग ने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो हमला करने के लिए तैयार थे। ये देखकर शेन मियामियान मनोरंजन और असहायता का मिश्रण महसूस किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अतिरिक्त सावधानी बरतना अच्छा था। अगर चेंग फियांग वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए वहां मौजूद था। जब दरवाज़ा खुला तो यांग जियाओक्सी को एक बड़ी झाड़ू पकड़े हुए देखकर चेंग फियांग ने अपने मुंह का कोना घुमाया। यांग शियाओक्सी, मैं यहाँ तुम लोगों से झगड़ा करने नहीं आया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। कौन जानता है कि तुम हो या नहीं? यांग शियाओक्सी ने झाड़ू पकड़ी और अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला। सिर्फ आप अकेले? आप जिन लोगों को लाए थे वे कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं लोगों को क्यों लाऊंगा? चेंग फियांग ने उसकी ओर घूरकर देखा। मैंने ये कहा है, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह क्या है? शेन मियामियान ने उत्सुकता से पूछा। चेंग फियांग का उसे टिप देने आना वास्तव में बहुत अजीब था। मेरा चचेरा भाई वापस गया और परिवार से बात की। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे चाहते हैं कि स्कूल तुम्हें निकाल दे। बस अपने आप को तैयार करें और सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। 3 परिवारों के एकजुट होने से चेंग फियांग की नज़र में शेन मियामियान शायद इस बार बर्बाद हो गया है। सच कहूँ तो यह वह परिणाम नहीं था जिसकी उसने आशा की थी। शेन मियामियान एक अच्छी छात्रा थी और उसे इस तरह निष्कासित किया जाना वास्तव में अफसोस की बात होगी। ये सुनकर यांग शियाओक्सी तुरंत चिंतित हो गई। क्या वे अनुचित नहीं हैं?
क्या वे सिर्फ दूसरों को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? शेन मियामियान इस खबर से आश्चर्यचकित नहीं थे। आश्चर्य की बात ये थी कि चेंग फियांग वास्तव में उसे पहले से सचेत कर रही थी। इसका कोई मतलब नहीं था। हाँ, तुम इतने दयालु कब हुए हो? यांग जियाओक्सी को भी यह अजीब लगा। मुझे बस यही लगता है कि आज की घटना पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, चेंग फियांग ने गुस्से में कहा। मुझे सत्ता के साथ धमकाना भी पसंद नहीं है। शेन मियामियान ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा। फिर, आपने जिन 3 परिवारों का उल्लेख किया है, वे कौन से 3 हैं? उद्धरण चिन्ह। चेंग फैयांग ने उस पर नज़र डाली और मन ही मन सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सुनकर कि कोई उसे निशाना बनाना चाहता है, वह इतनी शांत रह सकी। मेरे चाचा का परिवार, मेरी चाची और चाची फू। इस डर से कि शेन मियामियान को पता नहीं चलेगा कि आंटी फू कौन थी, उसने विशेष रूप से समझाया। आंटी फू हे नान की माँ है। आंटी फू चेंग जिनिंग का पक्ष ले रही हैं। यांग जियाओक्सी ने शेन मियामियान की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। मियामियान, हम क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि शेन मियामियान जवाब दे सके, चेंग फियांग ने कहा, बेहतर होगा कि आप जल्द ही हे नान को ढूंढें और उसके साथ इस पर चर्चा करें। उसे आंटी फू को रोकने का कोई तरीका बताएं। अन्यथा, एक बार जब वह अपनी चाल चल देगी, तो आपकी समस्या वास्तव में बढ़ जाएगी, जिससे दादाजी चिंतित हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हे नान आपके लिए अपनी माँ का विरोध नहीं करेगा। अंत में, आप ही बलिदान होंगे। चेंग फियांग को नहीं पता था कि शेन मियामियान और हे नान डेटिंग कर रहे थे। उसे बस यही लगा कि इस बार शेन मियामियान खतरे में है। धन्यवाद, शेन मियामियान ने हल्के से कहा। आप उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, मियामिया? यांग जियाओक्सी ने चेंग फैयांग की ओर घूरते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। चेंग जिनिंग उसका चचेरा भाई है। उसकी चिंता सिवेट बिल्ली की तरह है जो मुर्गे को नए साल की शुभकामनाएं दे रही है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप वास्तव में कृतघ्न हैं। चेंग फियांग ने यांग जियाओक्सी की ओर घूरकर देखा। मैंने वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए था। विश्वास करें या न करें, यह आप पर निर्भर है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। यांग जियाओक्सी ने तिरस्कारपूर्वक थूका और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वह आंगन में उत्सुकता से आगे पीछे चल रही थी। मिया, अब हम क्या करें? यहाँ तक कि हे बिग ब्रदर की माँ भी इसमें शामिल हो रही है। क्या माँ और बेटे इस पर झगड़ने वाले हैं? क्या हमें अब हे बिग ब्रदर को बुलाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। चलो अभी सो जाएं, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। शेन मियामियान को भी कुछ हद तक अव्यवस्थित महसूस हुआ, लेकिन चिंतित होने से कोई फायदा नहीं हुआ। वह पहले केवल एक समाधान के बारे में सोच सकती थी। अध्याय 787 अचानक समाचार। अगले दिन शेन मियामियान जाग गया, लेकिन उसने हे नान से संपर्क नहीं किया। उसने पूरी रात इस पर विचार किया और महसूस किया कि अभी समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा है। उसका मानना था कि फू हुआ शायद उससे बात करना चाहेगी, लेकिन वह उसकी पीठ पीछे किसी गुप्त रणनीति में शामिल नहीं होगी। उसी समय चेंग जिनिंग भी रोते हुए और रुआन लिंग्यू से शिकायत करते हुए रुआन परिवार के घर पहुंचे। चाची, आपको पता नहीं है कि शेन मियामियान कितना चालाक है। उसने मुझसे बात करने के लिए कहा, और मैं ये सोचकर चली गई कि यह सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। नान की खातिर, मैंने धीमी आवाज में उससे विनती की, ये कहते हुए कि जब तक वह भविष्य में नान के साथ संबंध नहीं रखने के लिए सहमत हो जाती है,
तब तक हमारा परिवार उसकी कॉलेज की शिक्षा को प्रायोजित करेगा। लेकिन न केवल वह सहमत नहीं हुई, बल्कि उसने नान को पहले ही आने के लिए सचेत भी कर दिया। फिर उसने जानबूझकर मुझे उकसाया और मुझ पर कॉफ़ी गिरा दी, जिससे मैं घायल हो गई। चेहरा और हालात को बदतर बनाने के लिए हे नान ने फिर भी उसका पक्ष लिया। हालांकि चेंग जिनिंग को अपनी मां को नहीं लाने के लिए आभारी महसूस हुआ, अन्यथा ये झूठ बोलना मुश्किल होता। रुआन येकियान भी घर पर था और यह सुनकर उसकी भौहें चढ़ गईं। अगर जिनिंग ने जो कहा वह सच है, तो शेन मियामियान वास्तव में काफी षड्यंत्रकारी था। सुनते ही रुआन लिंग्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह बहुत व्यथित भी हुई। अपनी बेटी को खोने के बाद वह चेंग जिनिंग को अपनी बेटी मानती थी। चेंग और रुआन दोनों परिवार जिनिंग के साथ अन्याय होते देखना पसंद नहीं करते थे। फिर भी ग्रामीण इलाके की एक लड़की ने उसे धमकाने की हिम्मत की। क्या आपके चेहरे पर चोट गंभीर है? क्या ये कोई निशान छोड़ देगा? आप उससे अकेले क्यों मिलने गए? आप अगली बार अकेले नहीं जा सकते। चेंग जिनिंग ने जोर से सिर हिलाया, फिर रोते हुए कहा, चाची, मैं वास्तव में नान को पसंद करती हूँ। जब तक वह नान को अकेला छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो जाती, मैं शेन मियामियान की पिटाई सह लूँगा। लेकिन वह अनिच्छुक है और उसने मेरे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। चाची, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। हालांकि रुआन लिंग्यू को चेंग जिनिंग के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस कर रही थी। शिनिंग, मुझे पता है कि आप जियानान को पसंद करती हैं, लेकिन दिल के मामलों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती। वहाँ एक रास्ता है, चेंग जिनिंग ने कहा। चाची, जब तक शेन मियामियान यहाँ से जाएगा, उसे नान को लुभाने का मौका नहीं मिलेगा। रुआन येकियान ने कहा, ये थोड़ा मुश्किल है। वह बीजिंग में पढ़ रही है और भविष्य में यहाँ काम कर सकती है। चेंग जिनिंग की आंखें उग्र हो गईं। तो फिर हमें इसे ऐसा बनाना चाहिए ताकि वह अब यहाँ पढ़ न सके। रुआन लिंग्यू और रुआन येकियान के चेहरे एक साथ बदल गए। जीनिंग, महान चाची, उसने मुझे इस तरह से परेशान किया है। क्या आपको मेरे लिए खेद नहीं है? चेंग जिनिंग ने फिर से विनती की। रुआन येकियान ने सख्ती से कहा, हमारे दो परिवारों, रुआन और हे ने कभी भी ऐसी चीजें करने के लिए हमारी स्थिति का इस्तेमाल नहीं किया है। रुआन लिंग्यू ने ये भी कहा, अगर यह बात सामने आती है, तो इसका हे परिवार के साथ हमारे रिश्ते पर असर पड़ सकता है। हे परिवार के मुखिया के वर्षों में आगे बढ़ने और हे नान के पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण, हे नान प्रभावी रूप से परिवार का मुखिया था। यदि वे ऐसा करते हैं, तो इससे भविष्य में हे परिवार के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ सकता है। चेंग जिनिंग लगातार कहती रही, बस आंटी फू को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। इससे हे नान को आंटी फू पर गुस्सा करने की नौबत नहीं आएगी। रुआन येकियान ने दृढ़ता से कहा, ऐसे विचारों को तुरंत खारिज करें। दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं। यदि जियानान तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो आगे बढ़ें और अन्य पुरुषों के बारे में सोचें। मैं नहीं चाहता। चेंग जिनिंग फिर से रोने लगी। रुआन येकियान उसे ज्ञान के कुछ शब्द कहने ही वाला था कि तभी लिविंग रूम में फ़ोन अचानक बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ठीक है, धन्यवाद, मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचूंगा। फ़ोन रखने के बाद उसने रुआन लिंग्यू से कहा, माँ, मुझे कुछ निपटाना है। मुझे दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कृपया जिनिंग को सांत्वना दें और उसके विचारों को सही करने में उसकी मदद करें। अध्याय 788 आंटी, आप क्या करने जा रही हैं? रुआन लिंग्यू को सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। खड़े होकर उसने पूछा, ये कियान, फ़ोन पर कौन था?
क्या इसका मियां से कोई लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करती थी। लेकिन रुआन लिंग्यू हमेशा जल्दबाजी में हर चीज को उसके साथ जोड़ लेती थी। नहीं, रुआन यकियान ने अपना सिर हिलाया। उस व्यक्ति को ढूंढने में असमर्थ। वह अपनी मां को और अधिक निराश नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ कुछ व्यावसायिक मामले हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर मियां के बारे में कोई खबर है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। रुआन लिंग्यू निराश होकर वापस बैठ गया। सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं और सड़क पर सावधानी बरतें। रुआन यकियान ने सिर हिलाया और चेंग जिनिंग पर एक और नज़र डालते हुए कहा, जिनिंग, जो विचार आपने अभी किया था उसे छोड़ दें। मैं जियानान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जहाँ तक बात है कि शेन मियां किस तरह का व्यक्ति है, मैं अभी तक उससे उतना परिचित नहीं हूँ। लेकिन चाहे वह कोई भी हो, हम जानबूझकर उसे पढ़ाई से नहीं रोक सकते। एक बार जब ऐसी चीजें होने लगेंगी तो दूसरी बार होगा, और हम ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते। खत्म होने के बाद वह दरवाजे से बाहर निकल गया। चाची, देखो, यहाँ तक कि भाई यकियान भी शेन मियां से मोहित हो गया है। चेंग जिनिंग ने फिर से रोना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर सभी ने शेन मियां का पक्ष क्यों लिया? सिर्फ इसलिए कि वह कुछ अधिक सुंदर है? वह भी सुंदर थी, है ना? शिनिंग, उत्तेजित मत हो। रुआन लिंग्यू ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। मैं व्यर्थ में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने रोना बंद कर दिया। चाची, आप क्या करने की योजना बना रही हैं? उद्धरण चिन्ह। रुआन लिंग्यू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं उससे बात करने जाऊंगा। जिनिंग, अपनी आंटी फू को इस बारे में मत बताना, ठीक है? क्या तुम समझती हो? उद्धरण चिन्ह। हम आंटी फू को क्यों नहीं बता सकते? चेंग जिनिंग हैरान थी। क्या आंटी फू को नहीं पता होना चाहिए कि शेन मियां किस तरह का व्यक्ति है? उद्धरण चिन्ह। आंटी फू के सामने पीड़ित की भूमिका निभाने, सहानुभूति अर्जित करने और शेन मियां के असली रंग दिखाने का ये कितना अच्छा अवसर था। वह क्यों नहीं जा सकी? रुआन लिंग्यू ने उस पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। मुझे चिंता है कि इससे पहले कि आंटी फू शेन मियां को देख लें, वह तुम्हें देख लेंगी। अब मुझे बताओ, क्या तुमने जो कुछ भी पहले कहा था वह बिना किसी अतिशयोक्ति के पूर्ण सत्य था? उद्धरण चिन्ह। वह जानती थी कि जिस बच्चे को उसने बड़ा होते देखा था, सबसे पहले गुस्से में अंधी होकर उसने चेंग जिनिंग की लगभग हर बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन शांत होने और इस पर विचार करने के बाद उसे पता चला कि सच में झूठ का मिश्रण हो सकता है। ऐसे मामलों को परिवार के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। फू हुआ को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मौसी, क्या आपको मेरी बातों पर शक है? चेंग जिनिंग को कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। रुआन लिंग्यू ने उसके बालों को सहलाया। जिनिंग, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। मैं जो निर्णय लेती हूँ वह निश्चित रूप से तुम्हारे भले के लिए है। चेंग जिनिंग ने सिर हिलाया। चाची, मैं आपकी बात सुनूंगी। वह गुप्त रूप से प्रसन्न महसूस कर रही थी। चूंकि उसकी चाची ने ये कहा था, वह निश्चित रूप से उसके लिए शेन मियां से निपटेगी। उसके आज्ञाकारी रवैये को देखकर रुआन लिंग्यू के मूड में थोड़ा सुधार हुआ। जिनिंग, जियानान बहुत उत्कृष्ट है और हम जानते हैं कि आप दोनों अच्छी तरह से मेल खाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप वास्तव में जियानान को पसंद करते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको सलाह देना चाहता हूँ, अगर जियानान वास्तव में आपके लिए भावनाएं नहीं रखता है
तो आपको हार मान लेनी चाहिए। जियानान का स्वभाव ठंडा है और आप जीवंत हैं। यदि आप वास्तव में भविष्य में शादी करते हैं तो मुझे डर है कि आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। उसके अपने पति का स्वभाव जियानन से काफी मिलता जुलता था। रुआन लिंग्यू अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे आदमी से शादी करना, अगर वह उससे प्यार नहीं करता तो कोई खुशी नहीं होगी। अध्याय 789। आप कब जाएंगे? चाची, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ नानजी से शादी करना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी तभी से नानजी को पसंद करती थी और तभी से मैं सोच रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे उससे शादी करनी होगी। जैसे ही किसी ने उसे हे नान को छोड़ देने की सलाह दी, चेंग जिनिंग बहुत परेशान हो गई। इतने वर्षों में हालांकि नान जी मेरे प्रति उदासीन रही है, लेकिन कोई अन्य लड़की कभी भी उसके साथ नहीं दिखी। इससे पता चलता है कि वह अकेले मेरे प्रति ऐसा नहीं है। अगर वह किसी दिन शादी करने जा रहा है तो मैं निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त हूँ। ये शेन मियामियान ही था जिसने सब कुछ तोड़ दिया। अगर शेन मियामियान ने उसे बहकाया नहीं होता तो शायद हम अब तक शादी कर चुके होते। चेंग जिनिंग के विचार में सभी परिवर्तन शेन मियामियान की उपस्थिति के कारण थे। जीनिंग, रुआन लिंग्यू ने आह भरते हुए कहा, तुम बहुत अधिक जुनूनी हो। क्या होगा यदि जियानान वास्तव में तुमसे शादी नहीं करना चाहता? तब तुम क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। चाची, जब तक शेन मियामियान नान जी से चिपकना बंद कर देता है। अगर वह अभी भी 2 साल में मुझसे शादी नहीं करता है तो मैं हार मान लूंगी। रुआन लिंग्यू को शेन मियामियान को पीछे हटने के लिए राजी करने के लिए चेंग जिनिंग ने उसकी इच्छा के विरुद्ध एक वादा किया। आपने ये स्वयं कहा, यदि शेन मियामियान ने जियानान को परेशान करना बंद कर दिया और 2 साल बाद भी उसका आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है तो आपको उसे पसंद नहीं करना चाहिए। मम, चेंग जिनिंग ने जोर से सिर हिलाया। जब तक वह नान जी से चिपकना बंद कर देगी, मैं वादा करता हूँ। आप, उद्धरण चिन्ह। रुआन लिंग्यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैं आज दोपहर को उससे बात करूंगा। अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। चेंग जिनिंग अधीर हो रही थी। क्या आप अभी नहीं जा सकते? उद्धरण चिन्ह। रुआन लिंग्यू ने गंभीरता से कहा, शिनिंग, तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। हर चीज के बारे में इतनी चिंतित मत होना। अभी 8 बजे से थोड़ा ही समय हुआ है। वह अभी भी सो रही होगी। हमारे लिए अभी जाना उचित नहीं है। दोपहर में मैं उसे दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित करूंगा और हम ठीक से बात कर सकते हैं। ठीक तो। चेंग जिनिंग स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी, लेकिन चूंकि वह अपनी चाची से एक एहसान मांग रही थी, वह केवल अपनी चाची की योजना को सुन सकती थी। उम्मीद कर रही थी कि इस बार उसकी चाची उसे निराश नहीं करेगी। अन्यथा उसे स्वयं श्रीमती फू को ढूंढना होगा। चाहे कुछ भी हो, इस बार उसे शेन मियामियान और नानगे के बीच का रिश्ता तोड़ना पड़ा। रुआन यिकियान के घर छोड़ने के बाद वह तुरंत अपना व्यवसाय संभालने के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि इसके बजाय हे नान की कंपनी में चला गया। जियानान, मियामियान के बारे में फिर से खबर है। वहां पुलिस ने मुझसे आने के लिए कहा। विशेष जानकारी मैं वहां पहुंचने के बाद पता लगाऊंगा। लेकिन उनके स्वर से वे बहुत उत्साहित लग रहे थे। इस बार उसे ढूंढने की 80% संभावना हो सकती है। जब इस मामले की बात आए तो आमतौर पर शांतचित्त रुआन यिकियान भी अपना उत्साह नहीं रोक सके। 1 दशक से अधिक समय तक खोज करने के बाद आखिरकार खबर आई। अगर वह मियामियान को ढूंढ सके तो शायद इससे उसके माता पिता के रिश्ते में आसानी होगी, है ना? हालांकि रुआन यिकियान ने कभी भी अपने माता पिता के रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पिता
कहीं और आधिकारिक पद पर कार्यरत थे, हमेशा व्यस्तता का हवाला देते हुए नए साल को छोड़कर कभी घर नहीं लौटे। दरअसल वह जानता था कि यह सब उनके बीच के खराब रिश्ते के कारण था। इसका एक कारण मियां भी था। हे नान ने भौहें उठाईं। तुम कब जाओगे? उद्धरण चिन्ह। मैं अब निकल रहा हूँ, रुआन येकियान ने कहा। मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। एक आपको इस विकास के बारे में बताना है और दूसरा जिनिंग के बारे में है। जैसे ही चेंग जिनिंग का उल्लेख किया गया, हे नान का चेहरा तुरंत खराब हो गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर रुआन येकियान मदद नहीं कर सका, लेकिन जारी रखा। जियानन, आप शेन मियामियान के लिए वास्तव में क्या महसूस करते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ आपका रिश्ता इतना सरल नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वे दोनों चतुर थे। रुआन येकियान ने यह बात यूं ही नहीं पूछी, बल्कि इसलिए पूछा क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था और अब वह सिर्फ जांच कर रहा था। 790 हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? अविवाहित लड़के, अविवाहित लड़कियां, आपको क्या लगता है हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए? हे नान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाबी सवाल करते हुए गेंद को वापस किक मार दी। क्या आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं? रुआन येकियान ने स्पष्ट रूप से पूछा। हम? हे नान ने न केवल इससे इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे उदारतापूर्वक स्वीकार भी किया। हालांकि मैं फिलहाल दूसरों को इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा। वह अभी भी पढ़ रही है और मैं नहीं चाहता कि इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़े। ये स्वयं स्पष्ट था कि इस अन्य में कौन शामिल था। जियानन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शेन मियामियान ने अभी अपना नया साल शुरू किया है। वह इस साल केवल किशोरावस्था में है। तुम्हें 19 साल का बच्चा पसंद है? पारिवारिक पृष्ठभूमि को अलग रखते हुए दोनों स्पष्ट रूप से बेमेल थे। हे नान का चेहरा काला पड़ गया और उसने गहरी आवाज में याद दिलाया, मैं केवल 20 वर्ष का हूँ। आखिरकार वह शेन मियामियान से केवल कुछ ही वर्ष बड़ा था। रुआन येकियान, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह नान परिपक्व और स्थिर था, जिससे लोगों के लिए उसकी उम्र भूलना हमेशा आसान हो जाता था। भले ही आपकी उम्र इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप शेन मियामियान के अनुकूल हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या असंगत है? उन्होंने नान ने जवाबी सवाल किया। रुआन येकियान, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह एक पल के लिए चुप हो गया और शांत और तर्कसंगत बातचीत करने का फैसला किया। जियानन, यह आपका मामला है और सिद्धांत रूप में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और मैं आपको इसका अफसोस करते हुए नहीं देखना चाहता। पारिवारिक पृष्ठभूमि या किसी भी चीज़ के बावजूद मुझे लगता है कि चेंग जिनिंग आपके लिए अधिक उपयुक्त होगी। शेन मियामियान बहुत षड्यंत्रकारी है, बहुत गणना करने वाली है। वह आपके लिए सही नहीं है। चेंग जिनिंग के साथ रहना एक जीत की स्थिति होगी। रुआन येकियान के विचार में, यदि हे नान और चेंग जिनिंग एक साथ होते, तो इससे बहुत सारी परेशानी से बचा जा सकता था और दोनों परिवारों के बीच संबंध और भी करीब होंगे। किसी भी दृष्टिकोण से यह उत्तम होगा। शेन मियामियान चेंग याओजिन की तरह थे, जो कहीं से भी उभरे थे। उसके रूप से किसी का भला नहीं हुआ। हे नान की अभिव्यक्ति उदास हो गई और उसने कहा, हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। रुआन येकियान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने जारी रखा, आप मेरे स्वभाव को समझते हैं। अच्छी तरह से कहें तो मैं चेंग जिनिंग को एक बहन के रूप में देखता हूँ। कठोरता से कहें तो वह एक बहन के रूप में भी नहीं गिनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुजुर्ग क्या सोचते हैं। मैंने अपना निर्णय खुद लिया है और मैं दूसरी बार इस तरह की बात नहीं सुनना चाहता।
रुआन येकियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जियानान, शेन मियामियान के लिए, क्या आपको लगता है कि यह इसके लायक है? उद्धरण चिन्ह, यदि हे नान ने मेल खाती पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की से शादी की, तो रुआन परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने शेन मियामियान से शादी की, जो हर तरह से चेंग जिनिंग से कमतर थे, तो भविष्य में निश्चित रूप से दोनों परिवारों के बीच दरार आ जाएगी। फू हुआ और मिस्टर वह भी सहमत नहीं होंगे। हे नान को जो सामना करना पड़ा वह चेंग जिनिंग से शादी न करने जितना आसान नहीं था। इसके लायक था। हे नान ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसके बारे में सब कुछ वही है जो मुझे पसंद है। आपकी नज़र में, वह योजना बना रही है और गणना कर रही है। मेरी नज़र में, ये उसकी ताकत है। तो, क्या आपके पास कुछ और है जिससे आप मुझे मनाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुआन येकियन ने थोड़ी देर तक हे नान को आश्चर्य से देखा और अंत में कहा, जियानान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने तर्कहीन हो सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच शेन मियामियान से प्रभावित हो गए हो। उन्होंने स्वीकार किया कि शेन मियामियान सुंदर थीं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं थीं जो उतनी ही आकर्षक थीं। एक 19 वर्षीय लड़की हे नान पर इतनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रही थी। वह केवल इतना ही कह सका कि शेन मियामियान जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल था। हे नान की अभिव्यक्ति की धार नर्म हो गई और वह हल्के से मुस्कुराया। आप गलत हैं। मैं बहुत तर्कसंगत हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। रुआन येकियान ने आह भरते हुए कहा, ठीक है। ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा उसे अनसुना कर दिया जाएगा। मैं पहले लिचेंग जा रहा हूँ। अगर मैं वापस आऊँगा तो हम बात कर सकते हैं।